So now we are coming to very important concept of programming, that is arrays. ठीक है, दुनिया की ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है जिसमें एरेज का कॉन्सेप्ट ना हो. ठीक है, array is very important, very useful feature, and it is the first data structure which we actually use. Now what do we mean by data structure, what do we mean by array, इनकी अपन बात करते हैं. तो array को समझने से पहले हम एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं कि मान लीजिए मुझे 5 स्टूडेंट्स की एज यूज़र से लेनी है. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स की एज यूज़र से लेनी है, 5 स्टूडेंट्स की एज का इनपुट लेना है. तो 5 स्टूडेंट्स की एज का इनपुट लेना है तो मैं 5 वेरिएबल्स बना दूंगी. और वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी की लोकेशन, टेम्पररी मेमोरी लोकेशन. तो मैंने मेमोरी में 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर दी. मैंने मेमोरी में 5 वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए. और चूंकि किन्हीं भी 2 वेरिएबल्स का नाम सेम नहीं हो सकता तो इसीलिए मुझे हर वेरिएबल को अलग अलग नाम देना पड़ा. ठीक है, तो मुझे 5 स्टूडेंट्स की एज स्टोर करनी थी तो उसके लिए मैंने मेमोरी में 5 वेरिएबल्स क्रिएट किए और ये वेरिएबल्स मेमोरी में कहीं पर भी जाके क्रिएट हो जाएंगे. ठीक है, अब तो यहाँ पर हमने 5 वेरिएबल्स को मेमोरी लोकेट करवाई और 5 वेरिएबल्स के अंदर हम 5 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, 5 स्टूडेंट्स की एज, उस पर लगा देना, 5 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अब अगर ये जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स तो मेमोरी में रैंडम जगह पर जाके क्रिएट होंगे, वेरिएबल्स तो मेमोरी में कहीं पर भी जाके क्रिएट हो जाएंगे. अगर मैं ये जो 5 वेरिएबल्स मैंने बनाए, अगर मैं इन वेरिएबल्स को मेमोरी में लगातार क्रिएट कर सकती या अगर मैं इन वेरिएबल्स को मेमोरी में लगातार क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, तो बताइए इसमें कोई भी ऑपरेशन करने में या इनपुट लेने में या प्रिंट करवाने में किस केस में सीपीयू को कम टाइम लगेगा. जैसे अगर मैं सोचूं आपके कोटा में 5 फ्रेंड्स रहते हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, आपको उनसे मिलने जाना है. वहीं पर अगर उन 5 फ्रेंड्स के मकान इस तरह से किसी कॉलोनी में लाइन से हों तो आपकी मिलने की स्पीड किस केस में फास्ट रहेगी? ठीक है, इस केस में, क्योंकि हमने यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स की एज का इनपुट लिया है या 5 स्टूडेंट्स की एज की बात की है, तो बहुत संभव है कि मुझे इन 5 स्टूडेंट्स की एज में एक साथ इनपुट लेना हो या एक साथ डिस्प्ले करवाना हो, एक साथ इंक्रीमेंट करना हो, डिक्रीमेंट करना हो, कोई भी ऑपरेशन करनी हो, मुझे इन 5 में एक साथ करनी पड़ेगी. तो अगर ये वेरिएबल्स मेमोरी में इस तरह से रैंडम जगहों पर पड़े हुए हैं और वहीं अगर मैं इन वेरिएबल्स को मेमोरी में इस तरह से लगातार स्टोर कर दूं तो किस केस में हमारी स्पीड फास्ट रहेगी? अगर वो मेमोरी में लगातार स्टोर रहेंगे. तो अगर इस तरह से हम वेरिएबल्स को मेमोरी में लगातार स्टोर कर सकें, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. दिस इज सिंपली कॉल्ड एन एरे. तो एरे कोई बहुत अलग चीज नहीं है. एरे इज बेसिकली दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब भी एरे की बात होती है तो 2 ही चीजों की बात होती है. एरे का मतलब सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स, same data type elements stored in continuous memory locations. Very very important. दुनिया की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लें, एरे का मतलब यही रहता है, एरे की डेफिनेशन यही रहती है. जहां पर भी एरे की बात होगी 2 टर्म्स यूज आएंगे, सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड कंटिन्यूस इन मेमोरी. यानी अगर एरे है तो उसमें सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स होंगे और वो मेमोरी में कंटिन्यूस स्टोर होंगे. एरे मतलब 2 चीजें, एरे मतलब 2 इंपॉर्टेंट शब्द, सेम टाइप एंड कंटिन्यूस मेमोरी. दैट इज द बेसिक concept, that is the basic definition of an array. array शब्द का मतलब
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर जगह पर यही होता है, सेम टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। और आप खुद बता सकते हैं कि एरे को बनाने का फायदा क्या हुआ, स्पीड बढ़ गई, ठीक है, उसको एक्सेस करने की, उसको काम में लेने की स्पीड बढ़ गई। बहुत कॉमन सा गलत जवाब जो बच्चे इंटरव्यू के टाइम देते हैं कि एरे से मेमोरी सेव होती है या मेमोरी बचाने के लिए हम एरे यूज करते हैं। 5 वेरिएबल्स में जो मेमोरी लग रही है इंटीजर टाइप के 5 वेरिएबल्स, और यहाँ पर 5 वेरिएबल्स को मेमोरी में लगातार स्टोर किया है, क्या एरे की मेमोरी कम लगेगी? यहाँ पर भी उतने ही 5 इंटीजर्स हैं, यहाँ पर भी 5 इंटीजर्स हैं, तो एरे की वजह से मेमोरी कहीं सेव नहीं हो रही। लेकिन फायदा क्या कि कंटिन्यूस होने की वजह से उन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाती, एक्सेस स्पीड इज फास्टर, उसको काम में लेने की स्पीड बढ़ जाती है, एरे के एलिमेंट्स को यूज करने की स्पीड बढ़ जाती है। तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एरे। तो एरे इज यूज्ड टू स्टोर सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स इन अ कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो दुनिया की कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जब भी एरे की बात आएगी, हमें इन 2 शब्दों की बात ध्यान रखनी है, सेम डेटा टाइप एलिमेंट्स स्टोर्ड कंटिन्यूस। तो अब हम बात करते हैं सी की एरे में, ठीक है। तो जब हम एरे की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले टाइप बताना पड़ेगा कि आप जो एरे बनाना चाह रहे हो उसमें आप किस टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करोगे। आपको उसका टाइप बताना पड़ेगा, इंटीजर टाइप के, कैरेक्टर टाइप के, फ्लोट टाइप के, डबल टाइप के, किस टाइप के एलिमेंट्स स्टोर करोगे। तो सबसे पहले तो आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, और दूसरा आपको बताना पड़ेगा, चूंकि मेमोरी चाहिए तो आपको बताना पड़ेगा साइज, कि आपको कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, ठीक है, जिसको अपन डायमेंशन भी कहते हैं, जिसको अपन नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कहते हैं, कि आप एरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो जब भी हमें एरे बनानी होगी, हमें ये 2 बातें बतानी होंगी कि हम किस डेटा टाइप के कितने एलिमेंट्स स्टोर करना चाहते हैं। तो दैट इज बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे। तो अब अपन देखते हैं कि सी में हम एरे डिक्लेयर कैसे करेंगे। तो नाउ वी कम टू एरे डिक्लेरेशन। तो एरे डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन शब्द किसके लिए होता है? कंपाइलर के लिए। भाई वेरिएबल डिक्लेयर करना, वेरिएबल डिक्लेयर करके किसको बता रहे हैं? डिक्लेयर मतलब ऐलान करना, ऐलान करके बता किसको रहे हो? कंपाइलर को। तो यहाँ पर डिक्लेरेशन में हम अपने कंपाइलर को बता रहे हैं कि हम आगे जाके मेमोरी में, दिस इज बेसिकली सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन। सबसे पहले आप टाइप बताओगे, फिर नेम ऑफ द एरे, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज साइज या डायमेंशन। तो ये जो मैंने डिक्लेरेशन किया, इस डिक्लेरेशन से आपके कंपाइलर को क्या समझ में आएगा कि आगे जाके मेमोरी में एक ब्लॉक बनेगा जिसके अंदर 10 क्या स्टोर किए जा सकते हैं? इंटीजर्स, जिसके अंदर 10 इंटीजर्स स्टोर किए जा सकते हैं, और इस ब्लॉक का नाम क्या होगा? ए, ठीक है। तो ये तो हो गया नेम ऑफ द ब्लॉक या नेम ऑफ द एरे, ये हो गया डेटा टाइप, और ये हो गई उसकी डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, ठीक है। तीसरी चीज क्या है? उसकी डायमेंशन। डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे, एक एरे में आप कितने एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो दैट वे वी कैन डिक्लेयर एन एरे, ठीक है। तो इससे क्या होगा? मेमोरी में एक एरे बनेगी जिसका नाम होगा ए, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 10 इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अब मैंने एक और एरे डिक्लेयर कर दी, मान लीजिए मैंने एक एरे डिक्लेयर कर दी बी, इसके अंदर मैंने कह दिया कितने इंटीजर्स होंगे? 5, ठीक है। तो मेमोरी में मैंने एक ब्लॉक बना लिया जिसके अंदर 5 इंटीजर्स स्टोर किए जा सकते हैं, और ठीक है, ये मेमोरी में मैंने एक ब्लॉक बना लिया जिसके अंदर 5 इंटीजर्स स्टोर किए जा सकते हैं। अब अगर मुझे उन इंटीजर्स की वैल्यू डालनी है, तो एरे का हर एलिमेंट, ये एरे का पहला एलिमेंट हो गया, ये एरे का दूसरा एलिमेंट हो गया, ये एरे का तीसरा एलिमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जो एरे के अलग अलग एलिमेंट हैं,
एरे के हर एलिमेंट को हम उसकी पोजीशन से काम में ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं उसकी इंडेक्स वैल्यू। ठीक है, पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू होती है 0, दूसरे की 1, तीसरे की 2, चौथे की 3। इंडेक्स वैल्यू 0 से चालू होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इंडेक्स वैल्यू। इंडेक्स वैल्यू एक तरह से हम उसकी पोजीशन बताता है। इंडेक्स वैल्यू हमें एक तरह से उसकी पोजीशन बताता है, और इंडेक्स वैल्यू हमेशा किससे चालू होती है, 0 से। ठीक है, तो पहले एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू क्या है, 0। एरे के हर एलिमेंट को हम उसकी इंडेक्स वैल्यू से काम में ले सकते हैं। एरे के हर एलिमेंट को हम उसकी इंडेक्स वैल्यू से काम में ले सकते हैं। क्या सिंटेक्स है, कैसे काम में लेंगे, एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में उसकी इंडेक्स वैल्यू। मतलब मैंने कहा A0, इसका मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, पहले एलिमेंट की। अब मान लो मैंने इसमें डाल दी कोई भी वैल्यू 21। ठीक है, तो ये A0 का मतलब फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। ठीक है, ऐसे मैंने A1 में डाल दी, कुछ भी वैल्यू डाल दी, A2 में डाल दी। अब इंडिविजुअल एरे एलिमेंट को आप साधारण वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। जैसे वेरिएबल में अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, वैसे एरे के हर एलिमेंट को आप काम में ले सकते हो। पांच एलिमेंट में आखिरी एलिमेंट कौन होगा, A4। 5 एलिमेंट के एरे में आखिरी एलिमेंट कौन होगा, A4, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू कहां से चालू हो रही है, 0 से। और हर एरे के एलिमेंट को आप साधारण वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हो। एवरी एरे एलिमेंट कैन बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल वेरिएबल। जैसे अपन किसी वेरिएबल में इनपुट लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम एरे के एलिमेंट में भी इनपुट ले सकते हैं। स्कैनफ, अब इंटीजर में इनपुट लेना हो तो क्या यूज करेंगे अपन, %d और फिर वेरिएबल का नाम। तो ये लाइन क्या करेगी आपसे, एरे के सेकेंड एलिमेंट में यूजर से इनपुट ले लेगी। A1 सेकेंड एलिमेंट ही होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट में लेना है तो A0 कर दो, सेकेंड एलिमेंट में लेना है तो A1 कर दो, थर्ड एलिमेंट में लेना है तो A2 कर दो। अगर आप चाहते हो कि आपको एरे के सारे एलिमेंट में ही यूजर से इनपुट लेना है, आप चाहते हो कि यूजर से लें A0, A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू, ठीक है, तो आप देखो अपने को क्या लेना है, यूजर से वैल्यू। तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, स्कैनफ। उसके लिए अपन क्या लिखेंगे, स्कैनफ। इंटीजर के लिए क्या लिखेंगे, %d, वेरी गुड। और वेरिएबल का नाम A0। पहली बार में A0, दूसरी बार में A1, तीसरी बार में A2, चौथी बार में A3 एंड सो ऑन। ये तो हो गया पहले। अब दूसरा लिखना है तो वापस से मुझे क्या लिखना पड़ेगा, A1, तीसरे के लिए A2। तो एक ही लाइन बार बार लिख रहे हो आप, स्कैनफ %d A0, स्कैनफ %d A1, स्कैनफ %d A2, स्कैनफ %d A3। बार बार लिखने की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, कोई लाइन अगर अपने को रिपीट करनी है तो उसके लिए अपन ने अभी क्या पढ़ा था, लूप पढ़ा था ना, i = 0 से लेकर i <5 तक i++। तो अब क्या करेगा ये, पहले आपसे A0 का इनपुट ले लेगा, फिर A1 का इनपुट ले लेगा, फिर A2 का इनपुट ले लेगा। ठीक है, तो एक एक करके पांचों एलिमेंट्स में इनपुट ले लेगा, और ऐसे ही अपन फिर इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब ये क्या करेगा, पहले A0 को प्रिंट कर देगा, फिर A1 को प्रिंट कर देगा, फिर A2 को प्रिंट कर देगा। चलिए एरे का एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। पहले यहां तक क्लियर है एरे, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। एरे के लिए हमें कोई अलग से हेडर फाइल की जरूरत नहीं है, क्योंकि एरे कुछ अलग चीज नहीं है, वो साधारण वेरिएबल ही है, लेकिन ऐसे वेरिएबल जो मेमोरी में लगातार स्टोर किए गए हैं ताकि उनको यूज करने की, उनको एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाए। तो अब अपन सबसे पहले एरे डिक्लेयर कर दें। तो यहाँ पर अपन ने ए नाम की एक एरे डिक्लेयर कर दी, जिसके अंदर अपन 5 इंटीजर्स स्टोर करेंगे। ये डिक्लेरेशन क्या बता रहा है कि ए नाम की एरे होगी जिसमें 5 क्या होंगे, इंटीजर्स। फिर लूप चला के अपन ने उसमें यूजर से वैल्यू ले ली और लूप चला के उनको प्रिंट करवा दिया। ठीक है, सेव करते हैं।
स्कैनएफ से लेंगे ना वैल्यू, तो वैल्यू तो स्कैनएफ से लेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे ना, ठीक है। और मेन का ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, सेव किया, रन करके देखते हैं। ओ, printf की स्पेलिंग गड़बड़ हो गई। सेव किया, दोबारा रन करके देखते हैं। अब ये क्या कर रहा है, अब ये हमसे वेट कर रहा है कि हम वैल्यू इनपुट करें। मैंने वैल्यू डाल दी, 5 वैल्यूज डाल दी, ये उसने 5 वैल्यूज प्रिंट कर दी। तो ये हमारी क्या बन गई, एरे। ये सारे एलिमेंट जो है ये मेमोरी में लगातार स्टोर हुए होंगे और इनको यूज करने की स्पीड 5 वेरिएबल्स की गुना कंपैरिजन में बेटर होगी, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक प्रोग्राम ऑफ एन एरे। Array is used to store same data type elements in a continuous block of memory। और हम चाहें तो एरे को इनिशियलाइज भी कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू डाल देना। तो मैंने यहाँ पर एक और एरे बना ली जिसमें मैंने डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यूज डाल दी। तो यहाँ पर बी नाम की एक एरे बन गई जिसके अंदर भी मैंने 5 नंबर्स डाल दिए। तो मैं बी को भी प्रिंट करा लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सेव करते हैं, चला के देखते हैं। तो एरे को जब अपन इनिशियलाइज करते हैं यानी अपन डिक्लेरेशन के साथ ही अगर उसमें वैल्यू डालते हैं तो हम उसके अंदर साइज नहीं बताते। तो यहाँ पर अपन ने एरे ए डिक्लेयर करी है और उसमें यूजर से वैल्यू ले रहे हैं। अब अपन कुछ भी वैल्यूज डाल देते हैं। ये तो हो गई एरे ए की 5 वैल्यूज और ये हो गई एरे बी की वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एरे बी को इनिशियलाइज किया है, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजिंग एन एरे। इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू डालना, और ये है डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक एरे। ये सिंपल प्रोग्राम ट्राई करके देखे हो और साथ में जंप स्टेटमेंट्स ट्राई करके देखना। सो दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एरे used to store same data type elements in a continuous block of memory। The concept of array remains same in all of the programming languages, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। Now we'll continue tomorrow with arrays, ठीक है। Thank you।